हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ये पेपर है भाई पीजीटी फिजिक्स स्टेट का, जो 2020 में हुआ था। इसके आगे के 2025 तक के पेपर हो सोल्व कर चुके हैं हम। थोड़ी सी तबीयत डाउन थी जिसकी वजह से थोड़ा सा गैप आ गया, तो देखिए कंटिन्यू करेंगे। 91 क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डिजाइन कर रखा, वोल्टेज दे रखी, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है। ये कह रहा है अभी फॉर सेफ्टी के लिए हमें यूज़ करना 10% ई की वैल्यू यूज़ करनी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो दे रखी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका 10% यूज़ करेंगे सेफ्टी के लिए। तो ये कह रहा है भाई जो प्लेट है उनका मिनिमम सरफेस एरिया हम कितना रखें कि कैपेसिटेंस है वो 53.1 पिको फैराड हमें मिले। तो एरिया निकालना है, V की, E की और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और C की वैल्यू गिवन है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, बट डाइलेक्ट्रिक दे रखा है तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो कैपेसिटर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं भी, 12th की फर्स्ट यूनिट में ही होता है लास्ट पार्ट ये कैपेसिटेंस का। इस पेपर में देखना 2 से 3 क्वेश्चन उठा रखे हैं और पीछे भी हम कर चुके, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए 91 का क्वेश्चन, पहले जो गिवन है वो चीज़ें लिख लो। तो इसमें V की वैल्यू दे रखी अपने को 1 किलो वोल्ट, मतलब 10⁻³ वोल्ट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा 3। E की वैल्यू कितनी दे रखी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। पर ये कह रहा है भाई जो सेफ्टी के लिए हमें यूज करनी है वो कितनी यूज करनी है सेफ्टी के लिए, 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की 10% ही यूज करेंगे। तो E की वैल्यू निकालनी है अपने को 10% ऑफ दिस, मतलब 10⁻7। तो परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 इंटू में 7, ऊपर 8 होगी 10⁸, नीचे 2 तो 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ये E की वैल्यू बन गई। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का सीधा सीधा K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये वाला। C दे रखा है, K दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, D की वैल्यू E और V दोनों दे रखे हैं तो निकाल लेंगे। A निकालना बस, ये एरिया। ठीक है, तो देखो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, D की वैल्यू। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V बाई डी। ठीक है, ये तो एक प्रसिद्ध रिलेशन है, E की वैल्यू होती है -dV बाई डी आर, ये वाला रिलेशन बिटवीन E एंड V। ठीक है, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी हो जाएगी V बाई E, और V देखो कितना है 10⁻3, और E की वैल्यू कितनी 10⁻, सेफ्टी वाला में 6 यूज करना है, तो ये बन गई भी 10⁻³ मीटर। बस पुट कर दो। तो अपने को एरिया निकालना, तो एरिया का फॉर्मूला बना लो, ये बाकी को इधर ले जाओ, CD डिवाइडेड बाई K एप्सिलॉन नॉट। तो C की वैल्यू दे रखी है गिवन अपने को कितनी 53.1, और किस में दे रखी यूनिट पिको की वैल्यू होती है 10⁻12। D की हमने कितनी निकाली 10⁻3। K की 3 गिवन है, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 10⁻12। तो कैलकुलेशन हम राउंड ऑफ लेके करें, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन पेपर में तो इतना टाइम होता नहीं, राउंड ऑफ लेके देख लो आंसर मैच कर जाता है, क्योंकि आंसर काफ़ी डिफरेंस से गिवन होते हैं भी। तो 53.11 इज लेस देन 5, तो इसका यूज़ करेंगे सिर्फ हम 53। 10 की पावर तो अलग से ही सोल्व करेंगे। 8.8 है, 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो इसको 9 लेंगे, और 10 की पावर कंबाइन कर लो भाई, -12 है, -3 है, ये ऊपर जाके हो जाएगा प्लस। अब देखो A की वैल्यू कितनी आ गई 53 है, 9 3 जा 27, और 10 की पावर देख लो कितनी बन गई है -15 और 12 -3 ना। इस पे काट दो तो देखो 27 दूनी 54 होता ना, 27 टू जा तो 2 पे जाएगा लगभग 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एरिया। तो इसके आंसर दे रखे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे भी हम, ये आ गया एरिया का, सीधा ही फॉर्मूला पड़ा है ये वाला। C का यूज़ करेंगे हम K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो देख लो ये आंसर हो गया। तो इसमें एरिया निकालना था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सोच रही हूँ ये वाला पेपर करके 2020 वाला, फिर 2025 तक हो जाएंगे ना, 20 से 25 के, तो फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएं भी। बाकी आपकी क्या राय है एक बार कमेंट्स में ज़रूर बता दें, मैं तो अभी यही सोच रही हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 92 का, इन कॉमन कलेक्टर मोड, बीच में है कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर मोड दे रखा भी ट्रांजिस्टर का, एमीटर करंट दे रखा है और बेस करंट दे रखा है, अल्फा बीटा गामा जो पेरीमीटर होते हैं उनके बीच में रिलेशन पूछ रखा, उनकी वैल्यू पूछ रखी है। तो देखिए बताती हूँ मैं इसका कैसे, ये भी उसका 12th क्लास में आता है, अभी लास्ट यूनिट होती है ना सेमीकंडक्टर वाले, वहाँ से। देखो अल्फा बीटा गामा जो होते हैं ना पेरीमीटर, उनकी जो वैल्यू होती है
या ऐसे बोलिए उनका मीनिंग होता ना वो सेम रहता है, चाहे कन्फिग्रेशन कुछ भी हो। कहने का भाव ये है कॉमन एमीटर हो, कॉमन बेस हो, कॉमन कलेक्टर हो। सी लो कलेक्टर के लिए, कलेक्टर के लिए, ठीक है। ये कह रहा है भाई इनकी कन्फिग्रेशन चेंज कर दी, इसका मतलब हमने क्या कर दिया चेंज, इनपुट और आउटपुट के जो टर्मिनल होते हैं ना वो चेंज कर दिए। भाई बीच में एमीटर लगा दिया, बीच में बेस लगा दिया, बीच में कलेक्टर लगा दिया। बट ये अल्फा बीटा गामा है, इनके जो फॉर्मूले होते हैं ना वो चेंज होते हैं, ना इनका मीनिंग चेंज होता है, ना इनकी डेफिनेशन चेंज होती है, ये हमेशा सेम रहते हैं और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं भी। तो इसके लिए मैं बताती हूँ भाई कैसे। कॉमन इधर कौन होता है, एमीटर मान लो, बेस वाला और कलेक्टर, ट्रांजिस्टर बना दिया हमने। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा मैं ये जस्ट अभी जो बता रही हूँ ना ये याद करने के लिए बता रही हूँ मैं, फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मैंने कॉमन बेस लिया, कॉमन कलेक्टर भी आ सकता है, कॉमन एमीटर भी आ सकता है। तो इसके लिए रिप्रेजेंट कर लो अल्फ़ा, यहाँ बीटा और यहाँ गामा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर IC बाई IE, मतलब ये वाला डिवाइड बाई ये वाला करंट, IC डिवाइडेड बाई बीटा बीच में ना तो I बेस, और गामा की वैल्यू देखो IE ये वाला और IB। बस ये याद रखना है, बस इनके फॉर्मूले। देखो अल्फा फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो तुम ले लो कलेक्टर बाई एमीटर, बीटा बीच वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दिस बाई दिस, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है गामा को तो ये दोनों ले लो, बस I एमीटर डिवाइडेड बाई I बेस। फॉर्मूले सेम रहते हैं, इनका मीनिंग सेम रहता है, चाहे कन्फिग्रेशन कुछ भी हो। इसका चेंज मतलब इनपुट आउटपुट टर्मिनल चेंज, ठीक है। अब देखो अपने को क्या क्या गिवन है वो लिख लो पहले, जो चीज़ें गिवन। करंट दे रखा है कलेक्टर का मिली में, बेस दे रखा 60 माइक्रोएम्पियर में, ये मिली में तो इसको मिली में चेंज कर लो मिली एम्पियर। तो देखो आई एमीटर का जो करंट होता है वो बेस प्लस कलेक्टर करंट होता है, चाहे कन्फिग्रेशन कोई भी हो, ये वाली लाइन नहीं बदलेगी भी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेम रहता है। तो अपने को दो का गिवन है, कलेक्टर का और बेस का ना, एमीटर का गिवन है ना, ई लिखो भाई एमीटर का और बेस का। तो कलेक्टर का निकाल लेंगे, सीधी सी बात है, एमीटर माइनस में बेस करंट कर दो माइनस, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 0.06 5.94 मिली एम्पियर। बस अब पुट कर दो अपनी वैल्यू, अल्फ़ा बीटा गामा के बीच में हमें रिलेशन निकालना ना, तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू रख दो। अल्फ़ा की क्या होती है, कलेक्टर बाई एमीटर 946, ये आ गया 0.99, बीटा तो कलेक्टर कितना है अपना 5.94, बेस करंट कितना है 99, गामा IE डिवाइडेड बाई गामा की वैल्यू मेरी बेस 6/0.6 100। बस ये तीनों वैल्यू निकाल ली हमने, यही पूछी इसमें अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये वाला आंसर करेक्ट है इसका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आ गया भाई, देख लो कैपेसिटर पे। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया दे रखा, जो कैपेसिटर की प्लेट उनका एरिया A है, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन D है, और बैटरी से जोड़ रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा टाइम t = 0 पे। कंसिडर ए प्लेन सरफेस ऑफ एरिया A/2 पैरेलल टू द प्लेट एंड सिचुएटेड सिमेट्रिकली बिटवीन दैम। ये कह रहे हैं दोनों प्लेट के बीच में जो एरिया ना, जो हम लाइक इमेजिनरी एरिया लेते हैं जहाँ से फ्लक्स चेंज होते हैं, वो A/2 है, जो प्लेट का एरिया है उससे हाफ हो जाएगा। इसका मीनिंग है, यूज होगा, कैसे देखना, द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दिस सरफेस एज फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई। तो ये कह रहा है जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना टी की फॉर्म में, वो हमें निकालना। अभी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कैसे देखो 93 क्वेश्चन है ये, क्या क्या चीज़ें गिवन है पहले वो देख लेते हैं भी। 93 देखो, कैपेसिटर की प्लेट के लिए जो करंट का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो होता है I0 e⁻t/RC। ये तो 12th में ही आ जाता है अभी, डायरेक्ट फॉर्मूला है
कैपेसिटर प्लेट के लिए कि किस तरह से करंट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर की प्लेट में। तो जो वायर के अंदर कंडक्शन करंट होता है ना, देखो दो चीज़ें होती हैं, वायर के अंदर होता है वो तो होता है कंडक्शन करंट, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये वाली जैसे प्लेट है, ठीक है, इनका एरिया ए दे रखा है, इनका सेपरेशन कितना दे रखा है, डी सेपरेशन है ना, डी है। तो इनके प्लेट हैं, इनमें चार्ज स्टोर होते हैं, तो वायर के अंदर तो होता है कंडक्शन करंट। और मैक्सवेल ने क्या इक्वेशन दी थी, मैक्सवेल ने मॉडिफाइड इक्वेशन दी थी, उसने एक करंट इंट्रोड्यूस किया था भाई डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसने अपनी इक्वेशन में बताया था कि जो कंडक्शन करंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट आपस में दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं, क्योंकि जहाँ पे कंडक्शन करंट होता है वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होता, और बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या होता है कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट, वहाँ कंडक्शन करंट नहीं होता, मतलब बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जहाँ डिस्प्लेसमेंट है वहाँ ये नहीं है, जहाँ वायर में कंडक्शन करंट है वहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो जो मॉडिफाइड इक्वेशन थी मैक्सवेल की वो सेटिस्फाई की थी यहाँ ऐसे, उसने बताया था दोनों बराबर होते हैं भी दोनों करंट, ठीक है, एक बात तो ये है। अब हमें क्या निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट करंट किस तरह से चेंज होता है, जब कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर हैं तो हम ये वाला यूज करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आई करंट किसके इक्वल होता है, ये वाला ई से जोड़ रखा है और रेजिस्टेंस भी दे रखा है, ये लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से आर सी की वैल्यू निकाल लो ताकि यहाँ पुट कर दें। तो आर सी, आर तो रेजिस्टेंस है और सी क्या है, कैपेसिटेंस, जिसकी वैल्यू होते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब ये भी हमने यूज़ किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हमें निकालना टी बाई आर सी, तो यहीं से सोल्व कर लेते हैं। टी बाई आर सी कितना हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाई ये कर दो आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे भी, एप्सिलॉन नहीं लेंगे क्योंकि बीच में कोई एयर या फ्री स्पेस नहीं है, ठीक है, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम हो ना, तो एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। तो पुट कर दो, आई टी की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ से पुट करेंगे इसकी जगह एप्सिलॉन नॉट बाई आर और ई की पावर माइनस में टी बाई आर सी, तो टी और ये कौन था, डी ना, डी डिवाइडेड बाई आर एप्सिलॉन नॉट ए। ये आया कंडक्शन करंट, कब, वायर के अंदर बाहर। पर हमें पता दोनों बराबर होते हैं, बराबर तब होते हैं जब यहाँ एरिया ए है तो इमेजिनरी जो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है। देखो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना, एक लाइन और समझ लो, डिस्प्लेसमेंट करंट वो कब बनता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लाइन्स आती हैं जो। अब इसने बताया यहाँ प्लेट्स का एरिया ए है और जो अंदर इमेजिनरी एरिया लिया वो हमने a बाई 2 गिवन है पहले से, एरिया हाफ हो जाता है उसके अंदर फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है एक्चुअल में, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कितनी करती पर यूनिट एरिया। अब एरिया हाफ हो गया तो जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो भी हाफ पास करेंगी, तो एरिया आधा होने से जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा ना, जो कंडक्शन करंट का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा भी, एरिया आधा होने से ये भी हाफ हो जाएगा। तो जो आई डी हमें निकालना है वो इस कंडक्शन करंट का सिंपल हाफ कर दो, तो एप्सिलॉन बाई 2r और ई की पावर माइनस टी डी बाई आर एप्सिलॉन ए, और ये आ गया भी आंसर। थोड़ा सा गला खराब है भी, बता रही थी मैं तबीयत की वजह से, तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ ठीक बोलने की। देखो क्या गिवन है, हमें निकालना डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इंट्रोड्यूस होता है जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज होती है उसकी वजह से। वायर में क्या होता है, कंडक्शन करंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल ने बताया दोनों बराबर होते हैं क्योंकि जहाँ एक होता है वहाँ दूसरा नहीं होता, दूसरा होता है वहाँ ये नहीं मिलेगा, तो इक्वेशन अपनी सेटिस्फाई कर जाती है हर जगह। तो ये होता है कंडक्शन करंट। अब इसने बताया प्लेट का एरिया ए है, अंदर जो इमेजिनरी एरिया जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो हाफ हो जाएगा, ये बात हमें गिवन है, सीधी सी बात है। एरिया हाफ हो गया तो ये वाला भी क्या हो जाएगा अपना हाफ, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी वो हाफ पास होंगी, फ्लक्स होंगी वो आधी हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो कंडक्शन करंट आया उसका सिंपल मैंने हाफ कर दिया। और ये आंसर मैं दिखा देती हूँ कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल है भाई, स्लाइड कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, ए पार्टिकल स्लाइड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम दी टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल मतलब एक सर्कल है भाई, जैसे रिंग टाइप है, उसको ऐसा खड़ा कर रखा है ज़मीन पे, तो सबसे ऊपर टॉप पॉइंट पे कोई पार्टिकल है वो स्लाइड करेगा और सर्कल का रेडियस r दे रखा है, ठीक है। कोल्ड से पास करेगा वो
और एंगल थीटा बना रहा है वर्टिकल के साथ, तो वो नीचे तक जाने में, नीचे तक आने में पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तो कितना टाइम लेगा। और वो टाइम ऐसे नहीं पूछा कितना टाइम लेगा, इसने पूछा जो टाइम है वो थीटा पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, मैक्सिमम होगा, इस तरह का रिलेशन पूछा भी इसने। तो देखिए कैसे 94 क्वेश्चन देखो किस तरह से है, मैं एक बार बताऊं। ये है सर्कल ऐसे, तो यहाँ पार्टिकल है, पार्टिकल ये सर्कल की आर्क होती, इस आर्क से नीचे नहीं आ रहा है, इसने बताया कोड से नीचे आ रहा है, कोई कोड बना रहा है जैसे ये बना दी, और वो जो वर्टिकल लाइन है खड़ी लाइन उसके साथ थीटा एंगल बना रही है। क्लियर यहाँ तक? रेडियस आर है तो ये कंप्लीट डायमीटर हो गया 2r। इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, ये वाला कितना होता है यहाँ पे 90 डिग्री। हमें निकालना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। मोशन की सेकंड इक्वेशन है ये, ठीक है। मोशन की 3 इक्वेशन होती है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो ये सेकंड इक्वेशन है। s क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? पार्टिकल की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ है पार्टिकल वो वाले। u क्या है? इनिशियल। इनिशियल तो रेस्ट में था तो 0 होगी, प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। तो t का फॉर्मूला यहाँ से बन गया 2s/a, ये वाला। सिंपल हमें ये टाइम पीरियड निकालना भी। टाइम पीरियड में हमें किस किस की जरूरत है? एक तो इस डिस्टेंस की जो कि हम राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है उससे निकाल लेंगे, दूसरी हमें एक्सेलेरेशन की। तो एक्सेलेरेशन तो सीधा ही निकाल सकते हैं भी। देखो एक्सेलेरेशन g होता है ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, बट हमें तो इसके अलोंग एक्सेलेरेशन लेना है, तो इसको हम इस g को ऐसे 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। तो थीटा की साइड होता है g कोस ऑफ थीटा और उधर होता है g साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई g कोस थीटा। एक चीज़ तो निकल गई। अब अपने ट्रायंगल से हम निकालेंगे। देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस। बेस ये वाले AB डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज मतलब 2r। तो यहाँ से AB की वैल्यू आ गई, AB को हमने s मान रखा है, उसकी वैल्यू आ गई 2r कोस ऑफ थीटा। सिंपल यहाँ पुट कर दो, आ गया टाइम पीरियड। देखो 2s की वैल्यू कितनी? 2r कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी? g कोस ऑफ थीटा। कोस से कोस थीटा कट गया, 4r/g। ये आ गया भाई टाइम पीरियड। क्या टाइम पीरियड में कहीं भी थीटा दिख रहा है? हमें कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ रेडियस पे, और g एक कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर डिपेंडेंट करे अपना t। तो इसने पूछा था टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी, तो वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं है भाई, तो अपना आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना पीछे वाले हर पेपर में देखने को मिला ये वाला। देखो द डेंसिटी इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए। एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस ए दे रखा है, डेंसिटी वेरी करी इस तरह। देखो आर रो नोट मैक्सिमम डेंसिटी सरफेस पे दे रखी है, आर के साथ वेरी करी, आर डिक्रीज होगा मतलब सेंटर की तरफ जाएंगे, रेडियस सफियर से सेंटर की तरफ, तो आर क्या होता है? डिक्रीज, तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सरफेस से जब हम सेंटर की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी जो है मैक्सिमम होती जाती है। आर बता रखा है इसमें रेडियस है। तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना कहाँ? 2a डिस्टेंस पे। सिंपल सा फॉर्मूला, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है ये। देखो कैसे, नया पेज लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 95। देखो ये बड़ा है, इसका रेडियस दे रखा है, कितना रेडियस गिवन है भाई? r। और हमें r इज इक्वल टू मतलब 2a, r डिनोट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, और डेंसिटी दे रखी है रो नोट a/r। डेंसिटी इस तरह से वेरी कर रही है, ये मैक्सिमम है सरफेस के ऊपर, जब r अंदर की तरफ जाते हैं तो r कम होता है, तो डेंसिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी। तो हमें g की वैल्यू निकालनी, तो g की वैल्यू का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का ये बड़ा। बस ये फॉर्मूला याद रख लो भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है Gm/r²। g तो क्या है? कांस्टेंट है, m क्या है? मास, और r क्या है? जहाँ पे पूछा है जैसे कि 2a पे, तो यहाँ 2a की वैल्यू दे रखी, तो m की वैल्यू निकालनी है। m का अपने पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास का क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो स्फीयर के केस में वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो dv कितना हो जाएगा अपने पास? 4/3 पाई 3r² dr। तो 3 से 3 कट गया, तो dv की वैल्यू आ गई 4 πr² dr। तो बस पुट कर दो इसमें, हमें निकालना है मास तक पहुंचना है। तो डेंसिटी ये रही रो नोट a/r इंटू में
v की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो वेरी कहाँ तक कर रहे हैं, मास तो कहाँ अपना 0 से रेडियस तक ये मास तो ए तक लेंगे बस, ये वाला ये ले लो, यहाँ तक है मास, तो बाहर तो मास है नहीं स्फीयर का, तो यही रह गया। तो बस देखो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आर से काट दो, एक बच गया, तो आर का स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन हो गया 0 से ए, तो ये रो नोट ए 4 पाई ए का स्क्वायर बाई 2, इससे ये कट गया, बस ये आ गया, इसमें पुट कर दो, जी का फॉर्मूला आ गया अपने पास, जी मास कितना निकला भाई 4 कहाँ 2 बचा, 2 पाई रो नोट ए की पावर 3 होगी ना, 3 डिवाइडेड बाई ये वाला होता है जहाँ पूछा है अपने पास 2a पे पूछा है, इसका कर दो स्क्वायर, तो काट दो जी 2 पाई रो नोट ए की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 ए की पावर कितनी बन गई स्क्वायर ना, तो ये की पावर बच गया ए, इससे भी कट गया 2 पे, तो पाई जी पाई रो नोट ए बच गया ऊपर और नीचे बच गया 2 ना, 2 ये आ गया बस आंसर। बाकी तो कटिंग है, ये तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए खोल के रखती हूँ, ये तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। तो इसका ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है भाई, सीधा फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फील्ड पूछे तो जी एम बाई आर स्क्वायर, आर होता है जहाँ पूछा है, जहाँ हमें निकालना है, जी कॉन्स्टेंट, एम उसका मास है, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, हर पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला अभी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भी, 6 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। देखिए, ए सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स दे रखा भी एफ एक्स, एक्ट ऑन द 1 kg किलोग्राम पार्टिकल है, मूव कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस, पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर पे, काइनेटिक एनर्जी दे रखी 20 जूल, और टर्निंग पॉइंट ऑफ द मोशन पूछा है हमसे। देखो सबसे पहले देखो क्या चीज़ गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी 20 जूल, एक्स इज इक्वल टू 5 पे, क्योंकि पार्टिकल एक्स में मूव कर रहा है, तो ये कर रहा है जो टर्निंग पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पार्टिकल रुक जाए मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाए 0, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, अब काइनेटिक यहाँ 0 होगी तो टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, बस सीधा ये वाला यूज करना कंसेप्ट यहाँ पे। तो देखिए 96, देखो पार्टिकल का मास कितना दे रखा है 1 kg, पोटेंशियल एनर्जी क्या रिलेशन गिवन है 20 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है 20 जूल, एक्स इज इक्वल टू 5 पे, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अच्छा टर्निंग पॉइंट पे पूछा है ना इसने, ओके। तो देखो काइनेटिक दे रखी, हाँ पोटेंशियल निकाल लो, देखो काइनेटिक तो इस पॉइंट पे दे रखी है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पुट करके पोटेंशियल निकाल लेंगे एक बार, ताकि टोटल एनर्जी का पता लग जाए हमें। तो पोटेंशियल निकालेंगे 20 इंटू में यहाँ 5 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर, ये बन गया 20 प्लस में 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9, तो ये बन गया भाई अपने पास 29 जूल। काइनेटिक है 20 जूल, पोटेंशियल है 29, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होगी 20 प्लस 29 मतलब 49 जूल। बस अब अपने पास किसका पूछा है, अपने पास पूछा है टर्निंग पॉइंट पे। टर्निंग पॉइंट पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 0, पार्टिकल जो है रुक जाता है, तो वहाँ जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन दे रखा है 20 प्लस में x माइनस 5 का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, टोटल कितनी अपनी 49 जूल। बस सीधा आ गया आंसर, देख लो इतना सा फंडा था। सोल्व करो इसको, x माइनस 5 का स्क्वायर ये इधर जाएगा, कितना बच गया 29, तो स्क्वायर रूट कर दो x माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 29, 5.38 आएगा, तो ये x इधर जाएगा, तो एक बार तो प्लस माइनस आएंगे ना, ये वाला प्लस माइनस मिलेंगे और ये वाला प्लस में जाएगा इधर, तो x की 2 वैल्यू आएंगी भी यहाँ से, माइनस का 3.38 मीटर और दूसरी आएगा जुड़ेगा तो मीटर, एक बार ये प्लस के लेंगे जुड़ेगा ये आएगा, एक बार ये माइनस वाला यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर निकलता प्लस माइनस में वैल्यू आती है ये वाली, तो एक बार ये आएगी। बस सिंपल सा ये निकालना था हमें। देख लो ये 2 आंसर आगे भी कि टर्निंग पॉइंट पे x1 की 2 वैल्यू हैं, ये वाली एक माइनस की एक प्लस की, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल सा पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, इससे ये वाला पॉइंट यहाँ पुट करके पोटेंशियल निकाल लेंगे, टोटल आ गई। अब टर्निंग पॉइंट पे काइनेटिक है नहीं, तो ये वाली पोटेंशियल इन दोनों की जो टोटल निकली 49 उसके इक्वल रख देंगे, इक्वल रखते हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।